This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्रा में बात कर रहे हैं पैसे और पॉलिसी की। और आज पैसे और पॉलिसी से जुड़ी बात करेंगे हम जॉब्स को लेकर, सैलरीज को लेकर। क्या मंदी की जब बात हो रही है तो नौकरियां मिलेंगी या नहीं, और फिर क्यों ऐसे सर्वे आ रहे हैं कि हाँ सैलरी हाइक 2012 में अच्छी होने वाली है। मेरे साथ इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ग्लोबल हंट के डायरेक्टर सुनील गोयल, जिनका सर्वे कह रहा है कि हाँ सैलरीज अच्छी मिलेंगी। हमारे साथ हैं नवीन भाटिया, जो नवकार सेंटर फॉर स्किल्स के एमडी हैं और सीआईआई की एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कमेटी के में भी हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के वाइस चांसलर राज सिंह, जो एक सीएफए भी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या लोग इस उम्मीद में ही पढ़ाई करने आते हैं कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलने वाली है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या उपाय हैं उनके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं सुनील गोयल के एक सर्वे पर और एक और सर्वे जो मैंने सुना है ग्रुप कंसल्टेंसी, उनके सर्वे की बात करें। ये दोनों सर्वे कह रहे हैं कि डबल डिजिट हाइक मिलने वाली है। इन सर्विस के आधार पर इन कंसल्टेंट्स को उम्मीद है कि इस साल इन्हें 2012 में जो सैलरी हाइक मिलेगी वो डबल डिजिट में होगी, यानी 10% से ज्यादा होगी। और ये सर्विस ये भी कह रहे हैं कि 10%, 11% तो पिछले साल मिली थी, इस साल 12% तक की सैलरी हाइक मिल सकती है, और शायद जूनियर लेवल पे थोड़ी ज्यादा भी। तो ये कौन से लेवल्स की बात कर रहे हैं हम जानेंगे। और सबसे पहले जानेंगे सुनील गोयल से ही कि क्यों मंदी की जब दुनिया भर में बात हो रही हो तो इन्हें क्यों लग रहा है कि ये सैलरी हाइक यहाँ पर अच्छी होने वाली है। देखिए, मंदी की बात हम करें तो मंदी कोई जनवरी 2012 में नहीं आई है। मंदी की हम बात करें तो अप्रैल और मई 2011 से चल रहा है। 8 से 9 महीने का मंदी का समय चल रहा है, और ये पूरा एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री को कि ये 2, 3, 4 महीने के बाद मार्केट इम्प्रूव हो रहा है। अभी इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मार्केट में, और आगे जाके देखें तो मार्केट में सिचुएशन और अच्छी हो रही है। तो जब हम डिमांड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन से देखें, आज की डेट पे हम ग्राउंड लेवल रियलिटी देखें तो कंपनीज के यहाँ से रिक्वायरमेंट्स आ रही है। एक एप्रीहेंशन था जो 2011 के लास्ट के 2 क्वार्टर्स में था, वो रिड्यूस हो गया है, वो काफी कम हो गया है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपके सर्वे के बारे में विस्तार से, कितनी कंपनियों से आपने बात की और क्या कहना है सर्वे का, या क्या उनसे बात करके निकल के आ रहा है। देखिए, अगर हर इंडस्ट्री में हमने इंडस्ट्री वाई इंडस्ट्री करके सर्वे किया है, और हर इंडस्ट्री की 20 से 25 कंपनियों को लेके हमने उनसे बातचीत की है। उनके हायरिंग प्लान्स जानने की कोशिश करी है, उनके प्रोजेक्शंस जाने कि कितने हेडकाउंट्स वो ऐड करेंगे, उनकी कितने मिड लेवल एंड सीनियर लेवल पे हायरिंग होगी, कितने फ्रंट लेवल पे हायरिंग करेंगे। जब ये सारा डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, जैसे आपने एक और बात करी कि लोअर लेवल पे ज़्यादा हाइक होगी और मिड एंड सीनियर लेवल पे ज़्यादा होगी, ये सैलरी का प्रोपोर्शन है। क्योंकि एक कोई भी इंडिविजुअल 10 या 15 हज़ार पे है तो उसकी 10% सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो वहाँ एक एब्सोल्यूट नंबर देखा जाता है, इसलिए वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होती है। बट अगर सेम चीज़ अगर हम देखें ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो वहाँ सैलरी ज़्यादा होती है, 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख या 40 लाख होती है। तो वहाँ परसेंटेज कम हो जाता है क्योंकि एब्सोल्यूट इंक्रीज ज़्यादा होता है वहाँ। तो इसलिए वो एवरेज आउट जब हम करते हैं जूनियर लेवल का और मिड लेवल एंड सीनियर लेवल का, तो वो हमें निकल के आता है कि हाँ 12% आएगा। जिन लोगों को 12% कम लग रही हो मेरी तरह, उनके लिए सुनील कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये एवरेज है, यानी कुछ लोगों की 12% से ज्यादा भी होगी। लेकिन नवकार, क्या सब कुछ इतना अच्छा है जितना इस सर्वे में समझ माफी चाहता हूं नवीन जी, नवीन, क्या सब कुछ इतना अच्छा है जितना सुनील की बातों में निकल के आ रहा है। सुनील जिंदगी को एक रुख से देख रहे हैं जो शायद सही है। मैं हिंदुस्तान को बड़े रुख से देखना चाहता हूं। मेरे हिसाब से मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत वीक है। मैं इसको तथ्यों के आधार पे कहना चाहता हूं, और मैं 3 तथ्य देना चाहता हूं। तथ्य सही बात बताते हैं। पहला तथ्य, अगर आप देखिए, मैं डेटा भी आपके सामने लाया हूं, 1999 से 2000 तक इंडिया सचमुच 8% ग्रो किया, कोई मंदी नहीं थी। 2004 से 2009 के बीच में एवरेज ग्रोथ इंडिया की 8.4 है। तो इंडिया ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। 1999 में जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था, तो हिंदुस्तान में 370 मिलियन यानी 37 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे। 2004 में जब NSSO 61 हुआ तो 432 मिलियन यानी कि 43.2 करोड़ यानी 6.25 करोड़ लोगों ऐड हुए। तो लोगों को रोजगार मिला। लेकिन पिछले 5 साल में
8.5% ग्रोथ होने के बावजूद सिर्फ 20 लाख नौकरियां ऐड की गई हिंदुस्तान में। तो मैं नौकरियों की संख्या पे आता हूं, लेकिन अभी शुरुआत अगर बात सैलरी हाइक की करें, क्या कंपनियां इतना सोच पा रही हैं कि हाँ हमारे पास जो टैलेंट है उसको हम हाइक देंगे क्योंकि बिजनेस अच्छा लग रहा है, या क्या ये फीडबैक आपको मिल रहा है सीआई मेंबर से? लोग क्या कर रहे हैं इस समय, हाइक इसलिए दी जा रही है क्योंकि लोगों के पास टैलेंटेड लोग नहीं है। टैलेंटेड लोगों को रिटेन करने का एक तरीका है 12%, 15%, एवरेज 12% जो सुनील कह रहे हैं। और खासकर इंडस्ट्रीज जो ग्रो कर रही हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, रिटेल हो, उनको अपने लोग रिटेन करना है, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, मिडिल लेवल में, इसलिए वो ऐसा करते हैं। राज सिंह जी, क्या आपको लग रहा है ये बात जो ये आहट है इंस्टीट्यूट्स तक भी पहुंच रही है, एमबीए इंस्टीट्यूट हुआ या दूसरे स्किल्स जो सीख रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, क्या वहां पर प्लेसमेंट्स तो अपनी जगह है कि कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है, लेकिन क्या वो जो पैसा मिल रहा है नए लोगों को वो पहले से ज्यादा है? क्या हाइक्स की बात वहां पर भी दिख रही है? नहीं, जैसा कि सुनील जी ने कहा, एक जो नॉर्मल ग्रोथ सैलरी लेवल्स में होनी चाहिए 8, 10, 12% अलग अलग लेवल्स पे, वो देखने को मिल रही है हमें, और एंट्री लेवल पे भी मिल रही है। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ की बात है, इकोनॉमी के जो ट्रेंड्स हैं उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन ज़रूर आ गया है कि जो स्किल सेट एक जॉब के लिए 5, 7, 10 साल पहले चाहिए होता था, उससे थोड़ा अलग स्किल सेट चाहिए होता है। आप अगर 1990s की बात करें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उदाहरण के तौर पे, हम उनको कोड कुलीज कहते थे। वो सारे व्यस्त थे Y2K टाइप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में। Y2K ख़त्म हो गया, उस तरह के प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए। अगर 2000 से 2005-6 तक की बात देखें तो इंटरनेट, ई बिजनेस काइंड ऑफ एक ट्रेंड्स आया। लेकिन अगर पिछले 2-4 साल में देखें आप IT सेक्टर को ही, उसमें एक एंटरप्राइज वाइड व्यू स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने रेवोल्यूशन ला दी है। एक छोटे से छोटी कंपनी, मीडियम लेवल की कंपनी भी IT सिस्टम्स अफोर्ड कर पा रही है जो पहले नहीं कर पाते थे। पहले जो बड़ी कंपनियां थी वो अफोर्ड कर पाते थे। तो एक स्टूडेंट की जो प्रिपेयर्डनेस लेवल है, एक स्किल सेट है, वो अलग होनी चाहिए अगर जॉब उनको चाहिए तो जॉब मार्केट में है जी, जो जॉब मार्केट में है, लेकिन एक खास सैलरी और खास सैलरी हाइक पाने के लिए स्किल सेट की जरूरत है। और यूं तो मैं तुरंत बताने वाला था आपको कि स्किल सेट हो या नहीं हो, फिर भी CEOs की सैलरी में कितना फर्क आ रहा है, इजाफा हो रहा है, लेकिन वो आंकड़ा बताने से पहले सुनील से पूछ लेते हैं। जिस हाइक की आप बात करें, एवरेज 12% अगर आपको लग रहा है सर्वे में, ये यानी कि आप पर्सनली करो, लेकिन आपको लग रहा है लोगों से बात करके, किस तरह हाइक मांगी जाती है? और हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सैलरी हाइक अगर मांगना हो, क्या वो भी एक अलग स्किल है? जो स्किल सेट की बात राज कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक स्किल ये चाहिए होगी, किन लोगों को ये मिलेगी? देखिए, सैलरी हाइक मांगना डेफिनेटली एक स्किल है, और एक उसको कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं हम। और किसी भी जॉब में एक नॉर्मल KPIs बोलते हैं कि जो कि फिक्स किया जाता है हर इंडिविजुअल के लिए। आपके KRAs क्या होंगे, आपके मिनिमम टास्क क्या हैं, कि आप क्या क्या करने के लिए आपको रखा गया है और क्या क्या काम आप कितने समय में करेंगे इस चीज़ को, उससे आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा कंपनी के बिजनेस पे, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं उससे उसका रिटर्न क्या है। तो हर जॉब के लिए एक KRA फिक्स होता है, उस KRA के अकॉर्डिंगली उस इंडिविजुअल्स का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, बहुत सारे जॉब में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, या बहुत स्पेशली एट जूनियर लेवल एंड मिड लेवल पे होता है, लोग बोलते हैं हमें जॉब की क्लैरिटी नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब की क्लैरिटी नहीं है तो आप उस पर परफॉर्म कैसे करेंगे, और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप हाइक कैसे मांगेंगे? बहुत सुंदर। तो कैपेबिलिटी डिस्प्ले आप कह रहे हैं, कैपेबिलिटी आपकी जो क्षमता है डिमोन्स्ट्रेट कर सके उनको। लेकिन ऐसे समय में जिस तरह की हाइक की आपको आहट महसूस हो रही है, उम्मीद महसूस हो रही है, वो अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पर, तो किस लेवल पर ज़्यादा उम्मीद नजर आ रही है? मिड लेवल, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल? देखिए, मिड लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है। जूनियर लेवल पे क्या होते हैं कि कुछ बहुत ही ब्राइट, एक बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, कंटेंटेड लोग होते हैं जो जूनियर लेवल पे हायर होते हैं, कैंपस से आए वो, चाहे आउट ऑफ कैंपस आए, जहाँ पे भी होते हैं, जिनके अंदर एक कंपनी रिकॉग्नाइज करती है कि ये टैलेंटेड सोल है, इनको जो है फर्दर ग्रूम किया जा सकता है। कंपनी वहाँ पे एग्रेसिव हाइक देती है उनको, बिकॉज दे वांट टू, उनको रिटेन करना चाहती है, कंपनी में रखना चाहती है। जो दूसरे होते हैं मिड मैनेजर्स होते हैं, जो क्रूशियल फॉर द बिजनेस होते हैं, यानी उनका कंट्रीब्यूशन इतना होता है जो कि एक तरह से सपोर्ट पिलर का काम करते हैं। और एक लीडरशिप रोल होता है जिसमें
लीडरशिप में जो कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ की तरफ ड्राइव करते हैं। तो ये जो पूरा जो एक मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है, जो कि हम बोलते हैं कि 40% मुझे लग रहा है कि जूनियर और सीनियर को ज्यादा हाइक मिलने की उम्मीद लग रही है, मिडिल को नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, हाइक सबको मिलेगी, हाइक सबको मिलेगी, उसमें एक परसेंटेज है। ठीक, एक थोड़ा आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगा और उसके बाद हम अपने जानकारों को कुछ सवाल करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट EPI की 2011 की रिपोर्ट क्या आती है कि CEOs की सैलरी जो एक जूनियर एम्प्लॉय के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है। 1978 में ये यानी CEO की तनख्वाह एक जूनियर एम्प्लॉय के मुकाबले 35 गुना होती थी, 35 टाइम्स। 2008 तक यह आंकड़ा 185 टाइम्स हो गया, यानी एक जूनियर की जितनी एम्प्लॉय है उसके मुकाबले CEOs की एम्प्लॉय। इन्होंने 350 कंपनियों का सर्वे किया है। तो एक हर देश की हर कंपनी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, हर CEO के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। एवरेज उनका जो सर्वे है 2008 में 185 गुना हो गया। साल 2000 में एक पीक पर पहुंचा, जूनियर के मुकाबले CEOs की सैलरी करीब 300 गुना, 299 टाइम्स, 299 टाइम्स हुई है। 2010 में थोड़ा कम हुई है ये पहले से, फिर भी काफी ज्यादा है। जूनियर के मुकाबले एक CEO की सैलरी 243 टाइम्स, 243 टाइम्स है। नवीन, क्या स्किल्स, क्या कैपेसिटी डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब कुछ फीका पड़ जाता है, या मंदी की बात भी, खासकर 2008 के बाद देखें तो मंदी की बात भी सब फीकी पड़ जाती है? ये क्या इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, जहाँ तक सैलरी हाइक की सवाल है? आप कह सकते हैं ये इम्बैलेंस है, और ये इम्बैलेंस था और हमेशा रहेगा। अनुपात बदल सकता है। कारण ये है कि एक कंपनी को एक डायरेक्शन और फोकस देना एक CEO और बोर्ड का काम होता है। उस कार्य के प्रति अगर वो कहते हैं, अगर वो ये नहीं कर पाते, अगर वो कंपनी को नया पैसा, नया निवेश, नई दिशा नहीं दे पाते, तो कंपनी को मुनाफा नहीं होता। क्योंकि कंपनी को वो मुनाफा देते हैं, इसलिए वो कहते हैं CEO और उसके जो बोर्ड के एम्प्लॉय, उनका हक सबसे ज्यादा है। राज, आपको लगता है कि किसी कंपनी में एक सीनियर लेवल का कर्मचारी या अधिकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सारे लोग रोल निभाते हैं और उसकी वजह से ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, जो लीडरशिप रोल जिसके पास होता है उसका महत्व हमेशा रहा है, बल्कि आज के परिवेश में वो महत्व और बढ़ गया है। इसलिए ये जो सैलरी लेवल आपने जो आंकड़े दिए, थोड़ा इम्बैलेंस है, मैं मानता हूँ इस बात को। और 2010 में जो कम हुआ है वो एक इक्विलिब्रियम की तरफ डायरेक्शन हुई है उसकी, क्योंकि एक अनरीजनेबल लेवल पे पहुँच गया था वो। मिडिल लेवल और सीनियर लेवल पे जो सैलरी बढ़ रही है, या जैसे कि सुनील जी ने कहा कि उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मेरा मानना है उस पर एक रिडंडेंसी भी एक इशू है। जो एक यूथ होता है उसको आगे बढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उसका एक इनोवेशन अप्रोच है, एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स उसके पास हैं, रिडंडेंसी उसके पास नहीं है। इसलिए आप जब व्हेन यू मूव अप द पिरामिड, एक इसका नज़रिया है कि ऊपर बहुत जगह खाली है, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, तो यू कैन मूव फास्टर। दूसरा ये भी है कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे जो लोगों की अवेलेबिलिटी कम है, उसका भी एक कारण है कि सैलरी लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं मिडिल और सीनियर लेवल पे। तो ये बात हुई सैलरी हाइक को लेकर, लेकिन क्या इस बारे में सरकार की कुछ पॉलिसी भी पहले से बदलनी होगी आगे? पहले ही कुछ पॉलिसीज हैं कि इतने लिमिट तक सैलरीज हाई से ज़्यादा नहीं ले सकते CEOs, लेकिन क्या उस बारे में कुछ बदलाव की जरूरत है? हमारे जानकार से बात करेंगे और बात करेंगे जॉब मार्केट की। सैलरी हाइक के अलावा जॉब्स भी बचेंगे नहीं, मंदी की जब आहट चल रही तो बन रही है मनी मंत्र में ये सारी बातें। थोड़ी देर Money Mantra, brought to you by Vedanta, creating happiness. Ride along with Siddharth on CNB. This is all about getting it out on the road and really pushing it. Watch the coolest videos on the net on Newsnet. I'm going to just about break your fantasy and show you how much more you can really go with your passion. Go high-tech with Rajiv and Vikram on Gadget Guru. Cutting edge of what's happening in the camera world. A peek at the mad ad world in All About Ads. There's been tremendous discussion of the effective use of celebrities in advertising. Everything you need to know about mobile phones, only on Cell Guru. Everything that you have in your wallet exists in your mobile phone, except it'll be more efficient. ये
उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। Tata Safari now rupees 7.95 lakhs only. Sometimes it takes a dozen changes to get that perfect hairstyling. Hundreds of takes for the perfect shot. But just one touch for the perfect cooling. With one touch, the Panasonic EcoNavi air conditioner activates intelligent sensors that sense location, sunlight, activity levels, and even absence, giving you maximum energy savings. It's one touch to change the future. Panasonic, ideas for life. Indian Oil presents the grand finale of Solaris Quiz Show. Watch out for the first of its kind inter-corporate quiz show on business, energy and environment. Coming soon on NDTV Profit. मनी मंत्रा में हम बातें कर रहे हैं पैसे और पॉलिसी की, और मनी मंत्रा में आज का विषय है कि क्या सैलरी हाइक्स ज़्यादा होने वाली हैं और क्या नौकरियां भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली। कुछ सर्वे जैसा कह रहे हैं, खासकर तब जब कुछ सर्वे कह रहे हैं कि मंदी आने वाली है। हम हमारे जानकारों की राय पूछे उससे पहले ग्लोबल हंट और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ भी हैं। ग्लोबल हंट का जो सर्वे है उनका कहना है कि 7 से 8% एक्टिविटी ज़्यादा होगी, हायरिंग एक्टिविटी। यानी अगर पिछले साल 100 लोगों को नौकरी मिल रही थी तो इस बार 107, 108 लोगों को नौकरियां ऑफर की जाएंगी। ये नई नौकरियां हैं या स्विच होने वाले जॉब्स, हम पूछेंगे सुनील से। और इसके अलावा उनके सर्वे में ये भी है, जो उनका कहना है कि लगभग सभी इंडस्ट्रीज के 20-20, 25-25 कंपनियों से उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि 5 लाख नई नौकरियां 2012 में निकलने वाली हैं। ये जानेंगे कि किस सेक्टर में कहाँ मिलेगी नौकरी, और मुझे लग रहा है कुछ सेक्टर्स में शायद चिंता की बात भी हो, लेकिन पहले समझते हैं इस सर्वे में नई नौकरियों पर क्या राय निकल के आ रही है। सुनील, देखिए, नई नौकरियों की बात करें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि कोई भी आज की डेट में, चाहे वो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, एक फोकस रखती है अपने बेंच स्ट्रेंथ पे। हमने बात किया कि कंपनी जब अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाह रही है, मे बी एक इंडिविजुअल होगा या एक पर्टिकुलर जॉब होता है जो कि अपने लेवल से ज़्यादा ग्रो कर जाता है, यानी उसके बियॉन्ड वो कंपनी उस चीज़ को, कॉस्ट को अफोर्ड नहीं करना चाहती, या वो सोचती है कि ठीक है ये इंडिविजुअल आगे जाके कहीं और जॉब ले ले और हम इस पर्टिकुलर जॉब को इस कॉस्ट पे रखेंगे, एक लेवल पे रखना चाहते हैं। तो एक जो बेंच स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं, जो एक लीडरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, नए टैलेंट लाने की बात करते हैं, वहाँ पे हर कंपनी, ग्लोबल कंपनीज हैं या लोकल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो जाके आज की डेट में बिजनेस स्कूल से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या वहाँ से जाके एक टैलेंट को अपने यहाँ लेती है। उनको 3 से 6 महीने का उनको ट्रेनिंग देती है, इन हाउस ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और फिर उनको एम्प्लॉय करती है अपने। तो क्या ये निकल के आ रहा है कि इस तरह के फ्रेश जॉब्स ज़्यादा होंगे जब आपको लग रहा है कि हायरिंग ज़्यादा होगी? ये फ्रेश जॉब, ये ट्रेंड है इंडस्ट्री का, ये हर साल होता है और वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब ऐसी एक सिचुएशन आती है जहाँ पे कि आप 2 साल के एक एक्सपीरियंस के आदमी को मार्केट से जाके ढूंढते हैं, उसका कॉस्ट आपको डबल देना पड़ता है, लेकिन वो स्किल अगर आपने थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान किया हुआ है, मे बी 2 साल एडवांस में और 3 साल एडवांस में, तो उस टैलेंट को आपने अपने यहाँ डेवलप किया हुआ है, तो आपके लिए वैसे ही कॉस्ट वो आधा हो जाता है। लेकिन नवीन, क्या ये एक तरीका है कंपनियों का कि जो एम्प्लॉयज़ कुछ बोझ लग रहे हैं उनको निकाला जाए और फ्रेश लोगों को लिया जाए, ये क्या एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल बन गया है? ये दो तरीके हैं इसमें। कई बार जब आप देखते हैं कि कंपनी हर साल, मोस्टली कंपनी मार्च में एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं, उस अप्रेजल में कम से कम हर एक कंपनी का पॉलिसी अलग होती है, 15 से 20 से 25% आदमी निकाल दिए जाते हैं और नए लोग लाए जाते हैं। तो कई बार लोग हट जाने से ऐसा भी लगता है, तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सर्कुलेट होते हैं। अगर हिंदुस्तान की तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री देखी जाए, चाहे वो आईटी हो या बीपीओ हो या रिटेल हो, वहां एट्रिशन खासकर जूनियर लेवल में कम से कम 12 से 15% पर मंथ है।
तो कई बार ये सब होता है। कंपनियां दोनों काम करती हैं, इसमें मैं कंपनियों को भी बोलता हूँ, कंपनी भी निकालती हैं लोग, और लोग भी अपॉर्चुनिटी के चलते एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट करते हैं। तो बातें दोनों तरफ से हैं। क्या फ्रेश स्टूडेंट्स जिनसे आपकी शायद मुलाकात होती हो, क्या वो टिकना चाहते हैं, या वो अप्रोच बहुत कम हो रही है, या ये बहुत नेचुरल है? देखिए, ये मेरा अपना जो अनुभव कहता है वो एक इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर भी करता है, और किस डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिफर करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयज़ को रिटेन भी कर पाती हैं। लेकिन हाँ, पिछले अगर 8-10 सालों में देखा जाए तो ये ट्रेंड डेफिनेटली हुआ है कि एक जो स्टूडेंट है पहला जॉब देखता है, अगर उसको जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छे मिलते हैं उसमें वो ठहरता है, नहीं तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एक लेटरल मूवमेंट उसके लिए अवेलेबल है। कुछ साल पहले देखा जाए तो जब टेलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर आए तो सारे लोग एफएमसीजी से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इन दो इंडस्ट्रीज़ में आ गए जो कि अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक ऑफ लाइफ लॉन्ग जो एम्प्लॉयमेंट था उसके बारे में सोचते थे। लेकिन अभी जो एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशंस के बीच में इंटरेक्शन है उसमें एक मुद्दा उभर के सामने ज़रूर आ रहा है कि अगर हम आपके यहाँ से रिक्रूट करते हैं, विल दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी एक इशू है, और इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और अपने स्टूडेंट्स को उसके लिए तैयार करते हैं। तो ये हम जॉब स्किल्स पर फिर आते हैं, लेकिन अब सुनील से जानना चाहेंगे कि सर्वे में क्या आ रहा है, किस तरफ नई नौकरियां ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि गवर्नमेंट का फोकस है, लोकल मार्केट फोकस है। ओबामा साहब बता रहे थे कि इलेक्शन के लिए कि वो आउटसोर्सिंग बंद कर देंगे या कम कर देंगे, बंद तो खैर नहीं कर पाएंगे, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों की नौकरी कम कर दी जाएंगी। भारतीयों की नौकरी कम कर दिया जाएंगे और वो वहाँ से जो लोग जाते हैं वीज़ा लेके जो यूएस में, वो कम कर देंगे, वहाँ कंट्रोल कर लेंगे वो। देखिए, डिमांड के अगर इस हिसाब से देखें मार्केट में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का फोकस है बहुत ज़्यादा। हेल्थ केयर अगर हम दूसरा सेक्टर देखें, हेल्थ केयर सर्विसेज में वहाँ पे काफ़ी डिमांड है और काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप देखेंगे तो पहले के टाइम में इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं हुआ करते थे, वहाँ काफ़ी डिमांड है। उसके अलावा अगर हम पावर एंड एनर्जी में देखें तो वहाँ पे बहुत ही फोकस है। बाहर की बहुत सारी कंपनी जा रही हैं जो कि पावर एक्सप्लोरेशंस में, पावर प्लांट्स में, थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और उस पर रिसर्च चल रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी डिमांड है। रिटेल एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि अभी तक पूरी तरह ओपन नहीं है इंडिया में। अगर आप देखेंगे, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ओपन हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूज पोटेंशियल चेन ओपन होगा इंडिया के अंदर में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, आज की डेट तक में भी बैंकिंग रिस्ट्रिक्टेड टू द बड़ी मेट्रो सिटीज़ में और सब टियर 2 सिटीज़ तक है। तो हम आपकी बात समझ रहे हैं कि नई नौकरियों में बैंकिंग हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, पावर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और रिटेल हुआ, अगर उस पर पॉलिसी हेल्प होती है तो राज सिंह को लग रहा है कि जिस तरह की पॉलिसी की सरकार खुद दावा कर रही थी बहुत बड़ा कि बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी, लेकिन वो पॉलिसी जाकर अटक गई पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में, और इससे नौकरियों का बहुत नुकसान हुआ है। पॉलिसी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में और उस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। जहाँ तक जॉब डिमांड है, अगर आप देखें कि एक जो पर कैपिटा जीडीपी की हमारी ग्रोथ हुआ करती थी 80s में और 1990s में, वो रहती थी 6-6.5%। हमारी जो जनसंख्या बढ़ती थी करीब 4-4.5% के हिसाब से, तो जो नेट ग्रोथ होती थी वो 2 से 2.5% होती थी। अब 2 से 2.5% का मतलब है कि जो जीडीपी पर कैपिटा आपका डबल होता है वो करीब 30 से 35 साल के बीच में डबल हुआ करता था। अभी अगर मैं देखूं जीडीपी पर कैपिटा ग्रो हमारी हो रही है लेट्स से 8-8.5% और जनसंख्या करीब 1-1.5-2% के बीच में बढ़ रही है, तो मेरी जीडीपी पर कैपिटा इज ग्रोइंग एट करीब 7 से 8% बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि करीब 9 से 10 साल में पर कैपिटा जीडीपी डबल हो रही है। हमने अपने लाइफ टाइम में 2-3 बार देखा है। जो यंगस्टर्स है नहीं, पर कैपिटा जीडीपी इज द रियल इंडिकेटर जिससे कि डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जब मेरा पर कैपिटा जीडीपी हर 8-9 साल में बढ़ेगा और आगे आगे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो ये और जल्दी डबल होगा, तो डिमांड होगी मार्केट में। उसमें गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी ही होगी। जो पॉलिसी की बात है, अगर मेरा मानना सही है तो वो है कि जब से ये करप्शन की बात चली हमारे देश में, पॉलिसी क्रिपल हो गई है एक तरह से, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है। मैं नहीं कहता बंद हो गई है, और इसके जो दूरगामी परिणाम है वो अच्छे ही होने वाले हैं,
क्योंकि जब करप्शन कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। एक सबसे बड़ी बात जो इंडिया में आपको माननी पड़ेगी कंपेयर टू जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनमें करप्शन इतना ही है या हमसे ज़्यादा है या कम है, वहाँ पे जो करप्शन जब होने की वजह से या गलत होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे इतना असर नहीं पड़ा। आज भी ये आज भी लेटर सरकार की पॉलिसी को उस ओर मूव करनी होगी जहां पर नौकरियां और निकले, मूव करनी होगी। लेकिन जहां तक जैसे इस पर कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत सारी कार कंपनियां ऑटोमेशन कर रही हैं, बहुत सारे जो मजदूर लगते थे उन्हें अब कम लगेंगे। टेलीकॉम सेक्टर हुआ, वो उनके रेवेन्यूज अब बहुत बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो या मीडिया कम्युनिकेशंस हुआ, वहाँ पर भी आपको लगता है यहाँ जितनी नौकरियाँ दूसरी जगह बढ़ेंगी वो यहाँ से कट जाएंगी, तो फिर वो दिक्कत आने वाली है? ये इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने सवाल पूछा। इसके मैं दो तथ्य देना चाहता हूं और मैं इस पैनल से भी सहमत हूं। दिक्कत बहुत ज़्यादा है और मैं अपने पहले स्टेटमेंट पे जाता हूं। इस समय 56% हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और 14% हिंदुस्तानी जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से। 37% भारतीय स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में काम करते हैं। उन लोगों की इनकम बढ़ाना, उन लोगों के लिए सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी इस देश का महन मुद्दा है। अब पहले पढ़ते हैं 56% हिंदुस्तानी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। सरकार कह चुकी है कई बार कि अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक एक स्मार्ट एग्रीकल्चर और नॉलेज कॉरिडोर आएगा। जापान सरकार उसके लिए $1 ट्रिलियन लगाने के लिए तैयार भी है। लेकिन मुझे नहीं आता, जब हम 56% लोगों के सुधार की बात करते हैं, आज तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती। हम किसानों से वोट की बात, उसका फायदा उद्योग को और बाकी सेक्टर्स को भी मिलेगा अगर वहां अच्छा होगा। अगर ऐसी पॉलिसी होती है तो स्मॉल एंटरप्राइज आएंगे, किसानों को फायदा होगा, छोटे बड़े सब उद्योगपतियों को फायदा होगा, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होती। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान में इंडस्ट्री की बहुत बात की जाती है, उसमें इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली और मुंबई के बीच में कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वहां 350 टाउनशिप आने वाले, जैसे गुड़गांव या फरीदाबाद टाउन है, ऐसे 350 टाउनशिप आएंगे। सरकार का मानना है वहां 10 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, एंसिलरी हो, लार्ज हो, सबके लिए। लेकिन आप उसका इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन देखिए कितना धीमा है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पॉलिसी अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन 15 साल 20-20 साल वो खिंच जाती है, जिससे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। एक नारायण मूर्ति या किशोर बयानी या फिर किसी L&T और लैंको के भरोसे ना रहे, सरकार भी बहुत सारी ऐसे काम करे, ऐसी पॉलिसी लाए जिससे नौकरियां निकले। और जैसे सुनील ने बताया कुछ खास सेक्टर्स उम्मीद है आपने नोट किए, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ? नहीं, ऐड तो कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया एग्रोकेमिकल्स है जो कि एक बाकी सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल के R&D सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर्स सारे हैं जो होल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है इंडिया का। तो कुछ के अलावा जहाँ पे कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज ओपन होती है, ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी जॉब क्रिएट किया है इंश्योरेंस एज ए इंडस्ट्री। टेलीकॉम की उन्होंने बात करी, टेलीकॉम में आज की डेट में हमारा लोएस्ट कॉस्ट है टेलीकॉम में, यानी हमें सबसे सस्ती सर्विसेज मिलती हैं। जब ऑपरेटर्स प्रॉफिटेबिलिटी बुक करना शुरू करेंगे तो वहाँ और जॉब क्रिएशंस होगा। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मनी मंत्रा में जॉब्स और सैलरीज की कुछ और बातें आप बने रही। After 124 interviews in its past avatar, Question Time is back. Serious conversations with top-class business persons. I wanted to create a company of the professional, for the professional and by the professional. Politicians, policymakers, journalists. You need to understand where the future is and make sure that you are aligning the interest of the organization. Authors, actors, activists and many others. Second income and better quality of lifestyle and things that you consume are all totally intertwined now than they ever were before. Tata Mansa presents Question Time, a class apart with Omkar Goswami, Tuesday and Thursday at 10:30 p.m. on NDTV Profit. Question Time, the Omkar Goswami Show is presented by Tata Mansa, a class apart. No power, sir. We need rugged and reliable gensets that will work in such hostile conditions. There is one thing we can do. A phone call. To whom? God? No. Kirloskar. A challenging task at hand. A call is all it takes. Just call Kirloskar. 1-800
9233 लोन पे घर लिया है, घोड़ा नहीं चाहिए, नाल घर सिक्योर कर दे, इसलिए मैंने लिया है HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्लान, ताकि कल रहूं ना रहूं मेरी फैमिली के सर पे छत जरूर रहे। अब मैं सर उठा के कह सकता हूँ आई लव माई फैमिली। You'll hate yourself if you miss it. Your last chance to own a Tata car at pre-budget prices. Plus, get additional savings of up to ₹40,000. Hurry!